बेटा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है बेटा मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल जरा समझ लें, 5 मिनट लगा के इसके बारे में समझ लेते हैं, कहानी खत्म। फाइनेंशियल मार्केट जहां से आप अपने फंड्स इकट्ठे कर सकते हो। क्या होगी फाइनेंशियल मार्केट, सोच के बताओ। सब्जी मार्केट किसको कहते हैं? जहां से सब्जी खरीद सको, है ना? बताओ। कार बाजार क्या होगा वहां? कार्स बिकेंगी, है ना? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस बिकेगा भैया, सीधी सी बात है। हम लोग इसको थोड़ा सा टेक्निकल मानकर हम घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या चीज है फाइनेंशियल मार्केट, इट्स सच अ डिफिकल्ट टर्म। इट इज नॉट, इट इज अ सिंपल टर्म। फाइनेंशियल मार्केट जहां फाइनेंस बेचा जाता है और फाइनेंस खरीदा जाता है, ठीक है? अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस की कैपिटल बना सकें, उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। और अगर आपको आजकल के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो आप मनी मार्केट में जाइए। कई मनी मार्केट के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो लॉन्ग टर्म बट जानी जाती है। कैपिटल मार्केट में आपको एक बात जरा याद दिला दूं, कैपिटल मार्केट में 2 मार्केट्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेरा मेन फोकस मनी मार्केट है, मगर मैं 2 मिनट ये समझा के, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मनी मार्केट में ये नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसको कहते हैं? टाटा सन्स ने नए शेयर्स इशू करे। टाटा सन्स को पैसा चाहिए था, टाटा सन्स ने नए शेयर इशू करे थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर? आईपीओ। अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, सुना आपने? इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू एलआईसी ने, सॉरी, टाटा ने नए शेयर इशू करे। टाटा ने बेचे, आपने खरीदे, ठीक है? प्राइमरी मार्केट, पहली बार नया एकदम ब्रांड न्यू शेयर बिका, ताजा ताजा बना और बिक गया। ये तो हो गई प्राइमरी मार्केट। अब वो शेयर खरीदा शिव, शिव को पैसा चाहिए था, शिव ने शेयर बेचना था, शिव ने जैनब को वो शेयर बेचना था, मगर शिव को नहीं पता जैनब को शेयर चाहिए, जैनब को नहीं पता शिव के पास शेयर है, जानते नहीं एक दूसरे को। और जानते भी होते कई बार तो पता थोड़ा होता है, सो बीच में कोई मीडिएटर चाहिए। दैट मीडिएटर इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। यहां पे मैं बैठा हूं, मैं फोन बेच रहा हूं, शिव को फोन खरीदना, लेकिन शिव को नहीं पता मैं बेच रहा हूं। OLX पे गया, देखा यार ये फोन डला, अरे ये तो रमन सर का नंबर है। OLX इज अ सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहां कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटी इशू करती है, इट कैन बी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी, व्हाटएवर। जहां नेक्स्ट टाइम अगर वो शेयर डेल्ट होता है, दैट नेक्स्ट टाइम वाली डीलिंग इज सेकेंडरी। सो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, आपको बात समझ में आ रही है? ये दोनों मनी मार्केट पे नहीं आते बेटा। प्राइमरी मार्केट और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मनी मार्केट के हिस्से नहीं है। अब मैं कहूं मनी मार्केट, जहां ये मेरा मेन मुद्दा है, ये मेरा मेन मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारा चैप्टर मनी मार्केट पे, कैपिटल मार्केट पे है ही नहीं। हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक पूरा, जैसे होता है ना कि एरिया का एक नक्शा दिखाकर फिर मैं बता रहा हूं बेटा ये मेरा घर है, तो ये मेरा घर है। मनी मार्केट के 2 टुकड़े, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। बेटा ये बात सच्ची है कि पैसा इसमें भी डील होता है और पैसा इसमें भी। ये ऐसा नहीं कि इसमें मनी मार्केट है तो इसमें मनी डील होती है, मनी इसमें भी डील होती है। इसमें भी तो मनी के लिए ही जा रहे हो आप। जब टाटा शेयर इशू करती है तो किस लिए इशू करती है? रिश्तेदार बनाने हैं, पैसा चाहिए। तो मनी मार्केट में भी पैसा ही चाहिए। अब मनी मार्केट में 2 तरह के मनी मार्केट, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड, अगर मैं बैंक चला जाऊं पैसे लेने के लिए, गोयल साहब, अगर मैं बैंक चला जाऊं पैसे लेने के लिए, तो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। और वही मैं पड़ोसी से उधार ले लूं, हमारे पड़ोस में होते हैं कई ऐसे लोग हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं। बड़े लोग हो, अब तो जानते हो, बड़े बच्चे हो, वो फलाना आदमी ब्याज पे पैसे देता है, उनकी भाषा है। ब्याज को पता है क्या बोलते हैं? वो मीटर, मीटर पे पैसे देते हैं।
जैसे ही आपने उनसे पैसा लिया उनका मीटर चालू, उसी दिन से अनऑर्गेनाइज मार्केट। पहले महाजन कहते थे हम लोगों को। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड, अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, रिक्शे वालों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है और वो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। सब्जी वालों ने बना लिया है चिट फंड कमेटी, कोई भी नाम दो। सो दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, चलेगा? गॉट इट? ये थोड़ी सी समझ में आ रही है, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में आ रही है कि हम कैपिटल मनी मार्केट में कहां जाने हैं। चलिए लिखिए बेटा इसमें। आप ये थोड़ा सा चार्ट अपने पास बना लीजिए ताकि आपको मसाला डाल के बाद में समझ में आए कि ये है क्या। भ्रष्ट भाषा यूज हो रही है बेटा, बंद कर दरवाजा, कानों में जा रही है। दरवाजा बंद करो, इससे पहले हम सब सुन लें। अरे बोलने दो उनको यार, मत रोको। वुमेन्स डे का एहसास हो रहा है जिस तरह से इस बच्ची ने बोला है उसको। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि इवन हीरो इज अ जीरो विदाउट हर, है ना? क्या बढ़िया लिखा है, मजा आ गया कल हैप्पी वुमेन। मैंने सीधा अपनी वाइफ को फॉरवर्ड किया। मनी मार्केट इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू द वेरियस firms and institutions various grades of near money. Objectives of money market. मनी मार्केट को अगर हम डिफाइन करें तो मनी मार्केट में हर वो आदमी जो मनी में डील करता है, ठीक है, हर वो इंस्टीट्यूशन, कलेक्टिव नेम गिवन टू वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट विल डील विद, यहां तक तो सबको समझ में आ रही है। मनी मार्केट इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, दैट डील्स विद वेरियस। यहां के बाद कहानी खराब है। ग्रेड्स ऑफ नियर मनी क्या होता है सर? ये ग्रेड्स ऑफ नियर मनी क्या होता है? नियर मनी पता है आपको क्या होता है? क्या प्रभु? सबसे पास होता है, जो सबसे पास होता है। यहाँ नोट रखा हुआ और नोट के पास मक्खी बैठी है, दैट्स नियर मनी। हाँ, जिसकी लिक्विडिटी मैक्सिमम, पेपर नोट, ये तो मनी हो गई। नियर मनी क्या हुई? सर रिजेंबल लाइक मनी, कि मतलब उसे कन्वर्ट कर सकता है, मतलब एक 2000 के नोट के जैसा, किसी और पे गांधी जी की फोटो लगी हो। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा। Money, instrument that can be easily converted into money very fast. आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ट्रेड बिल, समझा है, सुना है आपने? कभी सुना है ट्रेड बिल किसको कहते हैं? BRBP, जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, तो वो दैट इज नियर मनी। मनी नहीं है, मनी जैसा है, मनी नहीं है। जैसे जैनब की बहन, अगर शक्ल मिलती है जैनब से तो हमने कहा ये जैनब जैसी है,
जैनब नहीं है। तो मनी जैसी नियर मनी, तो ग्रेड्स ऑफ नियर मनी यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नियर मनी। तो जो लोग भी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ नियर मनी में डील करते हैं, अभी हम मनी के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और ट्रेड बिल और आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे मनी है, ये नियर मनी है सारे, अभी हम पढ़ेंगे वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो जो लोग भी इसमें डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिवली नियर मनी। सिंपल बात है, इसमें कुछ है ही नहीं खास। आगे बात समझ में पक्का? आगे लिखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट। मनीषा भारती, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बहुत ही बढ़िया बेटा, वीडियो ऑन कर लो। फंस गए। अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट serves following objectives. Number one, provides equilibrium mechanism for utilizing and recovering short-term surplus and deficits. Number two, provides a focal point for intervention of central bank for providing, for facilitating liquidity in economy. Access to short-term money to meet requirements at reasonable price. बेटा मनी मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स, भाषा मैंने बहुत खूबसूरत बना के लिखी है, लेकिन बात कुछ टफ नहीं है। कई बार हम बड़ी खूबसूरत भाषा लिखते हैं ना, अब जैसे 5 स्टार होटल में जाओ तो समोसे लिखा होता है ना, वो समोसा वो ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी डिश है यार, इसमें क्या क्या डाला हुआ उन्होंने। तो जब सामने समोसा आता है ना 250 रुपए का, तो लगता हो यार 12-20 का था। नहीं तो कहानी वही है, हमने ऑब्जेक्टिव्स में ये समोसे बनाए 3। पहला, प्रोवाइड्स इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म फॉर यूटिलाइजिंग एंड रिकवरिंग शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट। मेरे पास सरप्लस पड़ा है, मैंने बैंक को दे दिया, बैंक ने आपको दे दिया, आपके पास डेफिसिट था। बैंक क्या हो गया? मनी मार्केट। और उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि सरप्लस और डेफिसिट को मीट कर दे, उनके बीच में इक्विलिब्रियम ले आए। कितनी मुश्किल भाषा। नंबर 2, a focal point for intervention of central bank for facilitating liquidity in money. सेंट्रल बैंक कहता है देश में लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी खत्म कर दो, लिक्विडिटी बढ़ा दो, लिक्विडिटी कम कर दो, लिक्विडिटी बढ़ा दो। सेंट्रल बैंक कहता है ना हमें, मनी मार्केट हेल्प करता है उसमें। सेंट्रल बैंक जब कहता है मोरल सुएशन, किनको कहता है वो? कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि यार बंद कर दो भाई, क्रेडिट देना थोड़ा कम कर दो, हाँ या नहीं? देन एक्सेस टू शॉर्ट टर्म मनी टू मीट रिक्वायरमेंट्स एट रीजनेबल प्राइस। हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, स्टॉक मार्केट नहीं जा सकते, शेयर नहीं इशू कर सकते,
मैं कहीं पढ़ रहा था, आजकल मैं कोई किताब पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कमर्शियल पेपर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फैसिलिटेट फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी इन कैपिटल मार्केट। मतलब ये भी एक बात है, मतलब कैपिटल, अभी मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ूंगा तो बात और अच्छे से समझ में आएगी। पहला, लिंक बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर। ये बात तो बड़ी साधारण है कि पहला फंक्शन है बोरोअर और लेंडर के बीच में बैंक आ गया, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं और मिर्जा साहब पैसा लेने को तैयार हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, तो बीच में बैंक फैसिलिटेट कर देता है ना ये। देन प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल टू इंडस्ट्री। बेटा वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दो कैपिटल होती हैं, आप जानते हैं? कोई हाथ खड़ा करके बताए फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? फिक्स कैपिटल जो एसेट परचेज करने के लिए होते हैं और कैपिटल जो मार्केट बिजनेस आते हैं, और वर्किंग कैपिटल डे टू डे। करेक्ट है। जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए हमें चाहिए, जो फिक्स्ड रहेगा, उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि दुकान अगर आपको खरीदनी है, गोदाम खरीदना, ऑफिस खरीदना, फैक्ट्री बनानी है, सो दैट्स अ फिक्स कैपिटल। लेकिन उसमें स्टॉक चाहिए रोजमर्रा, लेबर को सैलरी देनी है, बिल्स देने हैं, इसके लिए जो पैसा आपको चाहिए दैट इज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में जो पैसा चाहिए, और फिक्स्ड एसेट्स में फिक्स कैपिटल। तो मैंने क्यों कहा यहां पर कि वर्किंग कैपिटल देता है, क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो तो शुरू में बताया था कि मनी मार्केट कौन सी जरूरतें पूरी करता है? शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट कौन सी जरूरतें पूरी करता है? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म तो कैपिटल मार्केट करता है, इसलिए मैंने कैपिटल मार्केट शुरू में समझाई थी, जरूरत नहीं थी मुझे यहाँ पर। लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए कैपिटल मार्केट है कि शेयर इश्यू कर दो, अब शेयर इश्यू कर दो तो शेयर तो वापस करने नहीं है आपको, लेकिन बैंक से लोन लेकर आओगे तो वापस करना पड़ेगा कुछ समय के बाद, हाँ या नहीं? आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है उसको वापस देने की। वो शेयर एक ने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, तो कंपनी के पास कोई जाता नहीं है, अदरवाइज कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, 2013 के बाद एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है लॉ में, सेक्शन 77A, वो कहता है कि आप अपने शेयर वापस खरीद सकते हो। पहले तो खरीद भी नहीं सकते थे, तो आप अपने इक्विटी शेयर्स खुद के खरीद सकते हो मैक्सिमम 25%। वो है कुछ उसकी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है, मगर खरीद सकते हो, खरीदना कंपल्शन नहीं है। तो वहां पर तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिल गया आपको, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लेकिन यहां पर आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर ये वाली जो मार्केट है वो कौन सी नीड्स पूरी करती है? वर्किंग कैपिटल की, ना कि फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एसेट्स विद अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इतनी जबरदस्त, बेटा हर सिक्योरिटी में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, बट मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे आर नॉर्मली हाईली लिक्विड, जब चाहो तब पैसा ले लो। Then next is development of bill market to facilitate trade. बिल मार्केट, ये ट्रेड बिल की बात कर रहा है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, BR और BP। अगर मनी मार्केट बीच में नहीं होगी, मनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल ही नहीं सकता। आपको मालूम है जब आप ड्रॉअर होते हो और बिल बनाते हो तो ड्रॉई कौन होता है? बैंक। वो तो हमने बचपन से पढ़ा, वो है कि जिसने देने होते हैं, लेकिन बैंक के नाम पे बिल ड्रॉ होता है नॉर्मली इन एक्चुअल। सो बैंक इज द ड्रॉई। ड्रॉई को कहा जा रहा है कि भैया इसको पैसे दे देना। पेई है वो जिसको पैसे देने हैं, ड्रॉई वो है जिसके नाम पर बिल बनाया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि भैया इसको पैसे दे। पेई को तो मिलते हैं, पेई को मिल रहे हैं, जिसको पैसे देने हम कहते हैं ना, जिसको पैसे देने मतलब जिसको पैसे मिलने हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट के बाद एनेबल्स गवर्नमेंट टू रेज शॉर्ट टर्म। गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए तो ट्रेजर अपने खजाने के अगेंस्ट बिल्स इशू करती है, दैट्स कॉल्ड ट्रेजरी बिल, पढ़ेंगे अभी हम। देन कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है जब क्रेडिट ऊपर नीचे हो जाता है देश में। हमने पढ़ा अभी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स, सारे टूल्स वेस्ट हैं अगर आरबीआई ना हो, इसमें कमर्शियल बैंक्स ना हो। आप जब बैंक रेट ऊपर नीचे करते हो तो कौन करता है? वो कमर्शियल बैंक्स ना। आरबीआई से तो आप लोन लेने जाते नहीं ना, कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है ना। तो कमर्शियल बैंक जो है अगर बीच में ना हो तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल है। देन नेक्स्ट इज फैसिलिटेट स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी। अगर आप अपनी वैल्यू ऑफ करेंसी स्टेबल करना चाहते हो तो कैसे करोगे? नहीं समझे आप? एक बात ना गांठ बांध दो इकोनॉमिक्स के बच्चों, दुनिया में जो भी चीज जो बाजार में है वो केवल और केवल दो फोर्सेस से चलती है, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स। अगर डिमांड और सप्लाई फोर्स के बीच में कहीं कोई आ रहा है तो वो नाजायज हो रहा है, वो अननेचुरल हो रहा है। जो नेचुरल होता है वो कोई भी बाजार हो, मच्छी बाजार हो, सब्जी बाजार हो या पैसे का बाजार हो,
आपकी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनली सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करती है। आप देश में इतनी बढ़िया चीजें बनाते हो कि लोगों को आपकी करेंसी चाहिए, आपकी करेंसी की डिमांड है तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। यार सऊदी अरेबिया क्या बनाता है जो उसकी करेंसी इतनी महंगी है? सऊदी अरेबिया की करेंसी महंगी है, आप सब जानते हैं। दिनार चलते हैं वहां, दिरहम, जो भी चलते हैं महंगे हैं, हमसे तो महंगे हैं। ऑयल, हमको ऑयल चाहिए ही चाहिए उससे, तो उसकी करेंसी की डिमांड है, हाँ या नहीं? और जिसको दूसरे देशों से लेना है तो फिर वो अपनी करेंसी सप्लाई करता है। अब जिसकी सप्लाई बढ़ती है तो रेट गिरता है। हम क्यों पड़े मेक इन इंडिया के पीछे? खुद बना लो यार कुछ ऐसा जो हम दुनिया को बेचे, ना कि हम दुनिया से खरीदें। आज आप मर्सिडीज जर्मनी से खरीदते हो, आप बीएमडब्ल्यू जर्मनी से खरीदते हो, आप टोयोटा जापान से खरीदते हो, होंडा जापान से खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? फेसबुक को पैसा देते हो अमेरिका में, कोक, केएफसी, मैकडोनल्ड्स, ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये फ्रेंचाइजी का पैसा किसके पास जा रहा है? नाइकी, रीबॉक, एडिडास, किसको जा रहा है? आप चाहते हो करेंसी हमारी बढ़ जाए, छोड़ दो ना। छोड़ते भी तो नहीं, बाटा के जूते पहनो, चाहिए नाइकी, बताओ। तो डिमांड और सप्लाई आपकी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करती है इंटरनेशनल मार्केट, और वो डिमांड एंड सप्लाई वो आपकी तरक्की, आपकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। कुछ बड़े होकर ऐसा बन जाओ कि देश के लिए करेंसी की डिमांड क्रिएट करो, करेंसी की सप्लाई नहीं। समझ गए? तो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अब वो करेंसी की वैल्यू जो डिमांड और सप्लाई है, वहां पर कहीं ना कहीं मनी मार्केट रोल प्ले करती है, डिमांड को बढ़ाने, सप्लाई को बढ़ाने, घटाने, इसमें मनी मार्केट का रोल है, जिससे करेंसी की वैल्यू की स्टेबिलिटी बन जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? आगे लिखिए बेटा। एक चार्ट सा बना लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंडियन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक ग्रुप और नेशनलाइज्ड बैंक।
मेरे ख्याल से यही है, इनके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये बेटा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसमें कुछ खास मैं वैसे भी पहले भी बता चुका हूं। मनी मार्केट में दो स्ट्रक्चर हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड जिसमें महाजन और लोकल लेंडर्स आते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे पहले तो बादशाह आ गया, आरबीआई, उसके अंडर कमर्शियल बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी जैसे एलआईसी, जीआईसी, ये हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंकिंग नहीं होती इसमें लेकिन फाइनेंशियल होता है। जैसे आप बात करें उसकी एलआईसी, अब फाइनेंस तो हो रहा है, उसमें पैसा तो डील हो रहा है, मगर वो आपको बैंकिंग कंपनी नहीं है वो आपके लिए। देन कोऑपरेटिव बैंक्स जो बेसिकली छोटे छोटे सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए बनाए गए थे, एग्रीकल्चरलिस्ट और स्मॉल फार्मर्स। देन स्केड्यूल, इसमें बैंक्स में स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड। स्केड्यूल जो बेसिकली अंडर द स्केड्यूल ऑफ बैंकिंग एक्ट कवर होते हैं, दे आर स्केड्यूल्ड बैंक्स, और जो कवर नहीं होते दे आर नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स एज पर लॉ, लीगल डेफिनेशन। देन कमर्शियल स्केड्यूल्ड बैंक्स में पब्लिक सेक्टर एंड इंडियन बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर में दो ग्रुप बांटे हैं, एक स्टेट बैंक ग्रुप और एक नेशनलाइज्ड। स्टेट बैंक ग्रुप अगर आपने सुना हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ दिस, स्टेट बैंक ऑफ दैट, तो उसको स्टेट बैंक ग्रुप बना दिया है। ऐसा कुछ अलग से ग्रुप नहीं है, बट उसको एक ग्रुप बना दिया। अब आने वाला जो टाइम हो रहा है ना, बैंक्स की बड़ी तगड़ी कंसोलिडेशन हो रही है। अगर आपने देखा हो, कई बैंक्स को एक दूसरे को एक्वायर कर रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं। सो इस वजह से ये आपको दिख रही है जो सेग्रीगेशन दिख रही है। सरकारी बैंकों में दो बैंकों की ग्रुप बांट दी, एक स्टेट बैंक ग्रुप और एक बाकी। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा इज नॉट अ प्राइवेट बैंक बट इट इज पब्लिक, एंड पब्लिक में इट इज नेशनलाइज्ड, व्हिच इज बीइंग नेशनलाइज्ड। ठीक है, जो पब्लिक हो गया। नाउ अब इसके आगे लिखिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। What are different money market instruments? पहला कॉल मनी, दिस मनी। दूसरा commercial bills, तीसरा ट्रेजरी बिल्स, चौथा कमर्शियल पेपर, पांचवा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, छठा इंटरबैंक पार्टिसिपेशन, सर्टिफिकेट, एंड लास्ट कोलैटरल लोन मार्केट। अच्छा बेटा, इन इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ लें। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिनके थ्रू आप पैसे को लेन देन करते हो, उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पैसा देना है, मैंने आपको चेक दे दिया, वो चेक एक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने आपको पैसा देना है, आपको बिल्स रिसीवेबल दे दिया, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू पैसा इधर उधर फैसिलिटेट होता है। म्यूजिक है तो म्यूजिक के लिए कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सो दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला है कॉल मनी या फिर नोटिस। कॉल मनी क्या होता है? एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसा दिया और कहा कि जब मैं कॉल करूं मुझे वापस चाहिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। मैं नोटिस भेजूंगा, मुझे पैसा, बैंक्स आपस में करते हैं। कमर्शियल बिल्स, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, कमर्शियल बिल्स कौन से बिल्स होते हैं? जो बिल्स आप नॉर्मली अपने बिजनेस में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के नाम से जानते हो। एक प्रॉमिसरी नोट जिसमें आप ये कहते हो कि मैं
इस फलाने आदमी को प्रॉमिस करता हूं कि इतना पैसा मैं इस फलाने दिन के बाद इसको दे दूंगा। आपने साइन किया, उसने साइन किया, दिस बिकम्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपके लिए बिल्स पेएबल, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल। गॉट इट? देन ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल 91 days, 182 days एंड 364 days। ये क्या होता है? जब सरकार को पैसा चाहिए होता है, मैंने कमर्शियल पेपर पे लिख दिया, सॉरी। आप ये देखो मैं कितनी आसानी से इसका बना, स्मार्ट बॉय। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है कि सरकार के पास ट्रेजर है, ठीक है, अब उस ट्रेजर के अगेंस्ट आपको बिल इशू कर रहे हैं कि यार हमें पैसा चाहिए, दे दो। लोगों से पैसा मांगा, पैसा दे दिया। बैंक से पैसा मांगा, पैसा दे दिया, ठीक है। सरकार को पैसा चाहिए। शुरू में ये 91 डेज के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, 3 महीने के लिए। फिर मेरे ख्याल से 1986 में ये जाकर 182 डेज का हो गया। सरकार ने 182 डेज का भी 6 महीने का भी इशू करना। अब 1 साल के लिए, 1 साल से जस्ट 1 दिन का, ताकि 1 साल पूरा ना। तो 1 साल के लिए अब ये ट्रेजरी बिल जो आपका इशू हो सकता है आफ्टर 1992, ये आफ्टर 1986 हुआ और ये आफ्टर 1992 हुआ। दिस इज कॉल्ड ट्रेजरी। अच्छा, कमर्शियल पेपर किसको कहते हैं? कमर्शियल पेपर को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। आज आप एक करेंसी नोट को पैसा मानते हो क्योंकि उस पे आरबीआई ने लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹2000 टू द बेयर। क्या आप इसी के लिए उसको पैसा मानते हो? एक ऐसा नोट हो जिसपे बाकी सब हो लेकिन गवर्नर के साइन ना हो, वो चलेगा नहीं। मानते हैं आप? ऑथेंटिसिटी किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है? गवर्नर की। गवर्नर यानी आरबीआई की। हाँ, अगर यही जिम्मेवारी आपको कोई बहुत तगड़ा बिजनेसमैन दे दे, जिसकी बहुत अच्छी मार्केट स्टैंडिंग है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत बढ़िया है, जिसको आप सब मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मानता हूं कि रतन टाटा अगर मुझे लिख के दे दे कि मैं 10 लाख रुपए रमन सचदेवा को इस डेट को दे दूंगा, मेरे लिए वो पत्थर की लकीर है। रतन टाटा 10 लाख रुपए इस दिन को दे देगा भाई। रतन टाटा तो बहुत बड़ी बात है, मैं आस पड़ोस में किसी को देता हूँ, कहता है मैं लिख के देता हूँ तुझे 2 दिन में दे दूं, तो वो भी हम मान ही लेते हैं। अब रतन टाटा लिख दे तो रतन टाटा ने मुझे लिख के दिया 10 लाख रुपए दूंगा। मैंने जैनब को 10 लाख देने थे, मैंने कागज इसको दिया, इसने कहा लाओ, 10 लाख रुपए का नोट हो गया वो। आया नहीं? कमर्शियल पेपर, दैट्स कॉल्ड कमर्शियल पेपर। मैं रतन टाटा का एग्जांपल ले रहा हूं, आपस में बिजनेस में ये चलता है, सो दैट्स कॉल्ड कमर्शियल पेपर। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर वो सेम ही हो गया कमर्शियल नहीं, क्या बात कर रही है? कमर्शियल बिल है वो आपस में एक दूसरे से ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, मगर कमर्शियल पेपर सिर्फ और सिर्फ वो लोग इशू कर सकते हैं जिनकी मार्केट स्टैंडिंग बहुत अच्छी है और वो किसी अननोन को भी वो फॉरवर्ड हो रहा है, दैट इज वर्किंग। समझ गए? देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आपने किसी ने बैंक में कभी फिक्स डिपॉजिट कराया? नहीं? गोयल साहब, आई एम श्योर गोयल साहब को जरूरी होगा, नाम जो गोयल है। नहीं कराया गोयल साहब? उसके बदले में बैंक जो देता है वो देखा है कभी? बैंक एक रिसीट देता है, उस रिसीट पे लिखा होता है कि आपका नाम, उस डिपॉजिट अकाउंट का नंबर, वो कितने रुपए का है, वो कितने टाइम के लिए आपने डिपॉजिट कराया है और उतने समय में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और समय मिलने के बाद जब मैच्योर हो जाएगा वो तो कितने पैसे आपको मिलेंगे। ये सब चीजें उस पर लिखी है। दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, एफडी। एफडी जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हो। ऐसे ही कुछ कंपनीज में भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ये बैंक में ही आपने डिपॉजिट किया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिल गया। अब मान लो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएट आप किसी को दे सकते हैं, जिसको दोगे उसका हो गया वो पैसा, वो बैंक के पास जाएगा, पैसा ले आएगा। नहीं, वो बैंक के पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझो एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जो मैच्योर हो रहा है 5 दिन के बाद,
और मैंने पैसे भी आपको 5 दिन के बाद देने हैं, मैंने कहा यार ये ले लो, बैंक से ले लो। सो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देन इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, बैंकों के पास एक दूसरे का पैसा होता है, अब उसके बदले में अगर आपने बैंकों ने एक दूसरे को सर्टिफिकेट दिया है या कुछ लिखित दिया है, दैट इज इंटर बैंक। एसबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एचएसबीसी से लेना है, तो आपस में एक दूसरे को वो कागज चला रहे हैं, दैट इज इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। इज दैट ओके? देन कोलैटरल लोन मार्केट। कोलैटरल लोन मार्केट क्या होती है? व्हाट इज कोलैटरल? अच्छा छोड़ो लोन मार्केट, कोलैटरल किसको कहते हैं? आपने वर्ड कभी सुना है? कोलैटरल सिक्योरिटी होती है। कोलैटरल के साथ अगर सिक्योरिटी ना लिखा हो तो कोलैटरल क्या होता है? ये आप इसलिए ये मान के चल रहे हैं क्योंकि ना ये कोलैटरल ज्यादातर टर्म जो है वो यूज हुआ है इन विद डिबेंचर्स, विद सिक्योरिटीज ओनली, है ना। कोलैटरल सिक्योरिटी, जब डिबेंचर इशू होता है तो बदले में कोलैटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी कभी कभी हम इशू कर देते हैं। क्या मतलब? थोड़ा जाइए इतिहास में जाइए, बैंक आपने जब डिबेंचर को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया था तो वो कोलैटरल सिक्योरिटी क्या थी? आपने किसी से पैसा लिया, उसने पैसे के बदले में सिक्योरिटी मांगी, आपने अपने घर के कागज दे दिए, उसने बोला यार तेरे घर के कागज सफिशिएंट नहीं, आई नीड अनदर सिक्योरिटी, वो अदर सिक्योरिटी के नाम पे आपने डिबेंचर दे दिए। सो डिबेंचर वाज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो कोलैटरल मींस सेकेंडरी। जब प्राइमरी सफिशिएंट नहीं होता है तो को वर्ड कब लगता है? जब किसी के साथ हो। को इंसिडेंस, को एग्जिस्टेंस, को वर्ड कब लगता है? को एड, लड़के लड़की जब इकट्ठे पढ़ते हैं तो को हमेशा तभी लगता है। कोऑर्डिनेशन, दो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, दो लोग मिलकर समन्वय बिठाएंगे तो कोऑर्डिनेशन, को वर्ड तो तभी लगता है। तो कोलैटरल कि भैया प्राइमरी वाली पूरी नहीं पड़ी तो लैटरल सिक्योरिटी मैं दे रहा हूं। तो कोलैटरल लोन मार्केट कि भैया अगर आपका लोन से पूरा नहीं चल रहा है तो कोलैटरल लोन, तो आप एक लोन के ऊपर लोन ले रहे हैं, दैट इज कोलैटरल लोन मार्केट। समझ रहे हैं बात को? ये सारे हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम प्राइमरीली ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? चाय चाय। अच्छा इतनी जलालत के बाद तो कोई बंदा ना मतलब यहाँ पे स्टोव लगा के बैठ जाता भाई। बट हाँ हाँ आप ठीक है, आप ठीक है। मतलब इतनी जलालत, इतनी 4 कप चाय के लिए इतनी जलालत क्यों मिलता था? ऐसा कुछ मांगा भी नहीं। हाँ जी, डिफेक्ट्स ऑफ मनी इंडियन मार्केट, इंडियन मनी मार्केट बेटा। पहला डाइकोटमी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है यार। क्या महाजन आदमी जो आपको लोकल लेंडर है उसका और बैंक से कोई लेना देना है? बैंक क्या उससे पूछ के कोई काम करता है, या वो बैंक से कोई पूछ के काम करता है, या वो बैंक से पैसा उधार लेकर आपको उधार देता है? नहीं ना, इट डजंट हैपन। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं, जबकि होना चाहिए। हो तो देश के लिए अच्छा है, मगर चूंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, अब अनऑर्गेनाइज्ड का कोई पता ही नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है उन बैंक्स पे रेगुलेशन। दोनों का कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है। ये कुछ इस तरह से है कि एक टेस्ट चल रहा है, कुछ बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं, कुछ ऑफलाइन दे रहे हैं। उस टेस्ट को क्या आप करोगे चेक? जो ऑनलाइन दे रहा है दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड, नॉन रेगुलेटेड। जो ऑफलाइन दे रहा है वो रेगुलेटेड है। तो आप दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते। देन प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आज भी देश में प्रीडोमिनेंस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की है। कारण क्या है? जब आप उधार लेने जाते हो बैंक से तो बैंक कहता है ये कागज है, वो कागज है, वो रिटर्न लाओ, ये लाओ, है ही नहीं। फिर आप क्या करते हो? अनऑर्गेनाइज्ड। तो प्रीडोमिनेंस है ही उनकी। आप बड़े सारे कागजात पूरा नहीं कर सकते, बहुत सारे कागजात आप नहीं कर सकते, आपको लोन मिलेगा नहीं। अच्छा आज आप ही को लोन चाहिए, आपको दे देगा बैंक? आपको नहीं देगा ना, बैंक नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा? भैया आपकी कोई पेमेंट कैपेसिटी है? बैंक क्या करता है? बैंक कहता है अच्छा तुम पे कर सकते हो, लाओ जरा आईटीआर लेकर आओ। आईटीआर समझते हो? इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न से पता चलता है आप इनकम कितने कमाते हो। तो वो इसीलिए देखते हैं कि भाई इनकम इतनी कमा लेते हो कि रिटर्न कर दोगे। अगर नहीं रिटर्न कर सकते तो भैया फिर तुम्हें लोन नहीं देंगे।
लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे नहीं करता, वो कहता चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। देन वेस्टफुल कंपटीशन, कंपटीशन किसके बीच में है? ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बीच में तो है ही है, बैंकों का भी आपस में कंपटीशन है, जिससे मनी मार्केट की ऐसी तैसी होती है। आपको मालूम है, अभी आगे भी एक पॉइंट है, मैं इकट्ठे ले लेता हूं यहां पर। हाँ, लास्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है लोन का। ऐड क्यों आती है? बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना लोन ट्रांसफर कर लो, केवल 6% दोगे होम लोन पे। हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। आरबीआई सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट रेट बताता है, भाई मिनिमम इतना रखना है, मैक्सिमम इतना रखना है, उसके बीच में आप खेल लो जितना खेलना है। तो हर किसी का अलग अलग। अब अलग अलग तो फिर आपस में कंपटीशन भी चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। नहीं, इंटरेस्ट फ्री लोन, कम इंटरेस्ट, सस्ती दरें, ज्यादा दरें, ये सब कहानियां चल रही है, तो आपस में कंपटीशन हो रहा है। जबकि आपस में इस कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं है, पैसा तो दुनिया को चाहिए ही चाहिए, आप कंपटीशन क्यों कर रहे हो? फिर भी चल रहा है। यानी सप्लाई कहीं ज्यादा है, डिमांड कहीं कम है, सप्लाई डिमांड का खेल है। देन एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया मनी मार्केट। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर कभी सुना हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कैपिटल मार्केट को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। हाँ या नहीं? तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अगर ये मार्केट में कोई है, मनी मार्केट में तो कोई भी नहीं, देयर इज नो वन, कोई है ही नहीं। देन इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज, कई जगहों पर, अभी तो काफी जगह पर पूरी होती जा रही हैं, लेकिन कई जगहों पर बैंकिंग फैसिलिटीज जो होनी चाहिए वो नहीं है। देन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कभी कभी पैसा हमको मिलता ही नहीं है, आप लोन लेने जाओ कभी है, ये और दोनों ये मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। सीजनल शॉर्टेज, ये हमने देखा है कि कभी कभी बैंकों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता और कभी सरप्लस हो रहा होता है, बांट रहे होते हैं, क्योंकि पीछे से कई बार वो डंडा होता है कि कैपिटल, वो जो क्रेडिट मार्केट है उसको रोकना है, उसको बढ़ाना है, तो ये कभी शॉर्टेज हो जाती है, कभी सरप्लस हो जाता है, तो सप्लाई डिमांड आपस में मैच नहीं करते हैं। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस या डिफेक्ट्स ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। गॉट इट और नॉट गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि हम इन डिफेक्ट्स को दूर कैसे कर सकते हैं। लिख लो बेटा, लिख लो, शाबाश। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा? हुंडीज, हुंडीज या बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हुंडी कहते हैं, हाँ वही समझ लीजिए। हाँ, क्या शब्द लग रहा था, कौन सी भाषा का लग रहा था तुझे हुंडी? पूछा क्यों?
Number of clearing houses should increase in country. मनीषा और भारती, फ्राइडे को बेटा आना पड़ेगा यहाँ पर टेस्ट देने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा फ्राइडे को। मैं हाँ फ्राइडे को मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्विच ऑन दिस जूम एट ऑल, ठीक है। जो क्लास भी होगी वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं हो पाएगी बच्चे फ्राइडे को, ठीक है। सर ये वाला भी आएगा जो आज करवा रहे हो? आप कहोगे तो ये भी कर लेंगे, इसमें क्या ही है। सर आप भी बता दो ना। हाँ ठीक है कर लेते हैं। नहीं सर, खाला कुछ कह रही है भारती। क्या कह रही है? खाला साइलेंट हो गई बिल्कुल। मैं तो बोल रही हूँ उसमें क्या है। हे भगवान, क्या बोला सर? नहीं कुछ नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, छोड़। ओह इतना। ऐसा कुछ भी नहीं। अब तो बोल गई, अब छोड़, कोई बात नहीं, वो ठीक है, हो जाता है, कुछ होगा उसके मन में, निकल गया। कई बार कुछ गुबार रह जाती है, वो निकल जाना चाहिए। रहा होगा तेरे लिए कभी कोई कुछ गुबार से, अच्छा है, इससे एसिडिटी कम होती है। मैंने तो बस पूछा कहाँ तक आएगा। अब मैं बोल नहीं सकता ना।